अच्छा जी, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में ओवरव्यू कराया कि क्या सिलेबस की चीज़ें। अब मैं चाहूँगा कि सर अरीब आप ज़रा जो है ना स्टार्ट करें और यहीं से चीज़ों को लेके चलें। एक मिनट मैं वो ओपन सही कर है देता सर। हूँ। सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दिएगा। आप चेक करें हो रही है इनेबल या मतलब वो रोक। अच्छा मैं एक स्टॉप कर दूँ इसको, अभी चेक करिएगा। देखिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसे मैंने बताया MSA1 भी बड़ा हमारा बहुत अच्छा रहा, तो आप ज़रूर सर की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं। एंड आप सर ओवर टू यू सर। बेसिकली हमारे पास जो मुझे स्टार्ट करना था वो मैं इससे ही स्टार्ट करूंगा कि मेरे पास इस पेपर के अंदर रीजन ऑफ फेलियर की अगर मैं बात करूं तो सर मेरे सॉरी पास थोड़ा सा टॉप आप रीजन इंट्रोडक्शन हो दे गए दें। हैं। सॉरी थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, एक ब्रीफ सा, ताकि हमारी ऑडियंस को और जिसे कहते हैं पता चल जाए, और फिर बिल्कुल आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। सर ने तो खैर मेरे बारे में बता दिया था कि मैंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया था इन दिसंबर 2021 अटेम्प्ट, और ACCA मैंने बैक इन 2019 किया हुआ है। तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ का फ्लेवर मेरे पास जो मौजूद है वो ये है कि जो रीसेंट पेपर्स हैं जैसे MSAs हैं वो दोनों मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। ACCM में भी इसी तरह जिस तरह ICAP ने चेंजेस करी उन्होंने भी रिसेंटली बैक इन 2018 चेंजेस करी थी, जिसके बाद उनके सब्जेक्ट्स इवॉल्व होके SBL SBR और इस तरह के स्टेजेस में बने थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो रीसेंट पेपर्स ही दिए हुए हैं। तो जो उनका ट्रेंड रीसेंट है, जो ICAP का रीसेंट ट्रेंड है, करंट स्कीम है, तो उससे मैं अवेयर हूँ। अब हैविंग सेड दैट ये थ्योरेटिकल साइड के साथ साथ अब जो मैं करंटली सर्व कर रहा हूँ एबट में एज अ कमर्शियल फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अब हमारे रोल के अंदर भी जो चीजें हैं वो बेसिकली बिजनेस डिसीजंस की एप्लीकेशन है। अब उससे होता क्या है कि हम जिस तरह थ्योरेटिकली चीजों को देख रहे होते हैं उसका एंगल बहुत डिफरेंट है अगर आप बिजनेस में जाते हैं। अब मुझे ये चीज़ का एक्सपीरियंस इस तरह भी हुआ है कि जब मैं अपने पास टेक्निकल नॉलेज पोजेस करता हूँ उस पर्टिकुलर केस की, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उसको उस तरह अप्लाई नहीं कर पाता ड्यू टू द चैलेंजेस इन द रियल वर्ल्ड। अब इसका रीजन क्या था, जो ICAP ने सारी इवोल्यूशन करी, बाकी चीजें करी, मैं उससे कनेक्ट भी कर देता हूँ। वो रीजन ये था कि भाई अगर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट के अंदर जा रहा है, अगर वो इंडस्ट्री में सर्व कर रहा है या अगर वो मेरे पास फर्म में सर्व कर रहा है, तो उसका वैल्यू एडिशन रहे। अब इंडस्ट्री में उस वैल्यू एडिशन को वो किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं, करेंटली अगर आप देखेंगे ICAP डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह करवा रहा होता है, CFO कॉन्फ्रेंस वगैरह, उसके अंदर फोकस ये होता है कि यार अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो वैल्यू एडिशन की है। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग वगैरह ऑल तो हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, फर्म का एक पूरा प्रॉपर हमारा अलग एस्पेक्ट है, लेकिन अगर बिजनेस की मैं बात करूँ तो आप किस तरह वैल्यू ऐड कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटिंग के बाद बिजनेस एक्यूमेंट भी होना चाहिए, एनालिसिस स्किल उसकी स्ट्रांग होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन उसके जो डिसीजंस हैं, जो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैक्रो एनवायरनमेंट के एनालिसिस है, इंडस्ट्री एनालिसिस है, वो सारी चीजें भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने इस पेपर को पढ़ाने का जो डिसीजन लिया था वो भी इसी बेसिस पे लिया था कि मेरे पास ACCA में मैंने दोनों थ्योरेटिकल पेपर जो इससे लिंक हैं वो कंप्लीट लेंथी पेपर्स हैं और वो एक केस स्टडी स्टाइल पेपर्स ही हैं। अगर मैं आपको SBL की बात करूं तो SBL आपके पास MSA से भी थोड़ा सा लेंथी पेपर है, 4 घंटे का पेपर होता है। सबसे पहले थीम केस स्टडी की आई उसके अंदर थी। उसके अंदर क्या था, आपके पास है वो आपका रेप्लिका ऑफ SPM, लेकिन उसकी थीम अगर आप देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको ये नहीं बताता कि आप मैक्ग्रेगर थ्योरी लगा लें, आप अपने पास पोर्टर डायमंड लगा लें, आप एनालिसिस के थ्रू कर लें। वो एक बिजनेस केस स्टडी देता है। अब आपकी जजमेंट है कि आप कौन सा थ्योरेटिकल मॉडल लगा के उसको एनालाइज करते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल मॉडल नहीं भी लगाते तो क्या आपकी जजमेंट्स रैशनल हैं, क्या आप प्रैक्टिकली साउंड बात कर रहे हैं उस चीज को एनालाइज करने के लिए। तो उसी वजह से उसने स्पेशल स्किल्स भी रखी उस पेपर में, उसने उसकी थीम भी चेंज करी, वो उसको एक थ्योरेटिकल वर्ल्ड से निकाल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेकर आ गया। अब जब मैं ICAP के कंपैरिजन की बात करता था तो प्रीवियसली इनके पास BMS होता था। अब अगर मैं BMS की बात करूंगा, वो खुद अपनी पर्सनली भी बात करूं तो मैंने MSA2 के लिए BMS से तैयारी नहीं करी थी। उसका रीजन ही यही था कि MSA2 और BMS के अंदर इतना वाइड गैप था, क्योंकि मैं BMS को प्रिपेयर करता तो मेरा उसमें टाइम ज्यादा ही इन्वेस्ट हो रहा होता और वो उतनी वैल्यू एड नहीं कर रहा होता MSA2। तो मैंने स्ट्रेट अवे अपने ACCA के SBL APM दोनों पेपर्स को प्रिपेयर करके मैं MSA2 के लिए प्रिपरेशन करी, जो मुझे बहुत हेल्पफुल रही। क्यों? क्योंकि दोनों केस स्टडी स्टाइल पेपर है, दोनों के अंदर जो थीम चल रही होती है, जो माइंडसेट चल रहा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों को ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है।
एसी से भी आपका प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रहा है, वो भी आपको रियल लाइफ सिनेरियोज दे रहा है, वो आपके स्किल्स को डेवलप कर रहा है। सेम इज द केस विद MSA 2। तो इसी वजह से फिर मैंने डिसीजन लिया था कि यार SPM के अंदर सर के साथ मिलकर हम लोग इंशाल्लाह एक रीजनेबल एफर्ट पुट कर सकते हैं, एक रीजनेबल वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस फेस आ रहे हैं हम उसको भी कैटर कर सकते हैं। अब जब मैंने स्टूडेंट्स वगैरह से बात करी, जो मैंने बाकी एनालाइज वगैरह किया, तो मेरे पास रीजंस ऑफ फेलियर जो है ना वो इवॉल्व हो गया है। उसमें क्या था कि भाई सबसे पहले तो हम इस पेपर को इतनी अटेंशन देते ही नहीं है जितनी इसको देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें AFR देना है, हमें इस अटेम्प्ट के अंदर ऑडिट देना है, अब हम इसके साथ यार SPM भी दे देंगे। अब क्या हुआ, मैंने फोकस किया ऑडिट पे, FR पे, क्लासेस ली, सब कुछ लिया। SPM पे मैं गया बिल्कुल लास्ट दिन, आखिरी महीने में मैंने बुक उठाई, मैंने बुक को गो थ्रू किया, सफिशिएंट प्रैक्टिस मैं नहीं कर सका, पेपर में जाके मैं बैठ गया। अब आप सिर्फ इस चीज को रीजन आउट नहीं कर सकते कि यार ये BMS से SPM बन गया तो इसलिए मैं फेल हो गया, मुझे इसलिए चैलेंजेस आए। एक रीजन आप ये भी तो लेंगे कि भाई जिस सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, क्या आप उतनी इंपॉर्टेंस उस सब्जेक्ट को दे भी रहे हैं नहीं दे रहे। अगर मैं इसकी BMS से SPM में ट्रांजिशन की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है। अगर मुझे इसको पहले 60% टाइम देना पड़ता था, तो अब मुझे इसको ऑलमोस्ट 80 to 90% टाइम देने की रिक्वायरमेंट हो गई है। और आईकैप का भी रूल आप जानते हैं कि आईकैप में जब तक आप उसको अनड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जो ड्यू रिस्पेक्ट है उस पेपर की वो नहीं देंगे, आप पास नहीं करते। दूसरा रीजन क्या समझ में आया कि ऑल दो मैंने बुक रीड कर ली थी, आई वॉज थ्योरेटिकली साउंड, लेकिन मुझे इन पेपर्स को डील करने का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे, मैंने जो मटेरियल देखा था, वो मेरे पास बेस करता था पुराने पेपर के लिहाज से। अब पेपर तो केस स्टडी स्टाइल आने लग गया। मुझे ऑल दो स्वॉट एनालिसिस याद था, पेस्टल एनालिसिस याद था, पोर्टर्स की थ्योरीज मुझे याद थी, लेकिन पेपर में तो उसने मुझसे ये बोला ही नहीं कि भाई इनको आप रेप्लिकेट कर दो। उसने स्ट्रेट अवे आपसे बोला कि भाई ये बिजनेस केस है आपके पास, आप इसको किस तरह एनालाइज करेंगे। लेट्स से अगर मैं आपको इसी पेपर में एग्जांपल देता हूँ, अब देखिए ये एक सवाल है, क्वेश्चन 5 जो इस पेपर का आया था। अब इसमें क्या था, अब इसमें उसने आपसे पहला अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे, कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं जिक्र किया हुआ। दूसरे में देखेंगे तो उसने भी रिकमेंडेशन पूछी हुई है, यहाँ आके उसने बोल दिया पॉसिबल पोर्टर कंपैरेटिव स्ट्रेटेजीज, यहाँ हिंट दे दिया। अब मेरी नजर में भी अगले जो पेपर्स आएंगे या फ्यूचर में जिस तरफ वो जाएगा, वो आपको ये भी लिख के नहीं देगा, और उसको लिख के देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके पास ये चीज नहीं होती कि यार आप इसको एनालाइज करके आ जाओ थ्रू दिस मॉडल। इट इज योर कॉल, इट इज योर जजमेंट कि आप कौन सा मॉडल पिक करते हैं, आप किस तरह उसको अप्लाई करके एक वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। तो इस पेपर का अभी भी कंपैरेटिव अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूं तो वो लो है, बीइंग सेड दैट, क्योंकि इसकी जो ट्रांजिशन करी है BMS से, हम डायरेक्ट इसको एक हाई लेवल पे लेके नहीं जा सकते। स्लोली स्लोली हम इसमें थोड़ा फेवर देके, जैसे आप इस पेपर में देखेंगे कि उसने स्ट्रेट अवे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे हैं। अगर मैं जैसे आपको क्वेश्चन 1 में लेकर आऊँ, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैकग्रॉगर की थ्योरी XY सबको पता है, स्ट्रेट इसने 6 मार्क्स आपको दे दिए। इसी तरह अगर मैं इसके क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में आऊँ, लास्ट क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूँ, आपके पास नेटवर्क एनालिसिस का एरिया मौजूद था। क्यों उसने इसको पहले पूछा नहीं था? कभी वो इस एरिया में गया नहीं, हमने इस एरिया को तैयार नहीं किया। अब मैंने इस 8 मार्क्स को मैंने रीजन दे दिया कि यार ये SPM आ गया है तो इसकी वजह से चेंजेस आ गए, डिफिकल्ट हो गया, मैं नहीं कर सका। लेकिन मैंने ये तो देखा नहीं कि यार जो मेरी कवरेज थी, क्या वो मेरी कवरेज सफिशिएंट थी? क्या मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता भी था कि ये एग्जिस्ट करता भी है, बुक में नहीं करता? आप जाके देखेंगे BMS में, पिछले सब्जेक्ट में आप चले जाएं, SPM ना भी देखें, उसमें भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अब इसका मतलब जो मेरे पास रीजंस जॉट डाउन हुए फेलियर के, वो क्या हुए? मैं एग्जामिनर कमेंट्स भी गो थ्रू कर रहा था प्रीवियसली, वो भी ये कह रहा होता है कि यार हमारे पास सेलेक्टिव स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक मेजर रीजन बन रहा होता है आपके पास फेलियर का। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन लिंक हो रहा है ऊपर से। क्यों? क्योंकि मैंने 60% इंपॉर्टेंस दी, इन दो सब्जेक्ट पे फोकस किया, रिजल्टेंटली मैं यहाँ पे सेलेक्टिव स्टडी पे मुझे आना पड़ा। सेलेक्टिव स्टडी का एक रीजन क्या हुआ कि जो स्ट्रेट सिंपल मार्क्स थे, ऑल्दो मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया हमें नहीं पता था, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, 21 मार्क्स का आया, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सही है, SPM का ट्रांजिशन था, हमें नहीं पता था, लेकिन जो एरियाज थ्योरेटिकल बेस थे, जिसकी नॉलेज एग्जिस्ट पहले भी करती थी, क्या मेरे पास वो कवरेज थी या नहीं थी? अब दूसरा चैलेंज, मैंने बुक भी पूरी कवर कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, थ्योरेटिकली आई एम साउंड, मुझे पता है कौन से मॉडल में क्या लिखा हुआ। अब रीजन क्या आया?
मुझे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मुझे क्लियर नहीं थी। मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने पिक भी कर लिया कि यहाँ पे पोर्टर डायमंड लगेगा या पेस्टल मॉडल लगेगा, कोई भी XYZ मॉडल लगेगा, लेकिन सवाल में उसका क्या एंगल पूछ रहा है, सवाल में उसको अप्लाई करके रिकमेंड क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप उसके सवाल देखें ना, आप लोग वर्ब पे भी फोकस नहीं कर रहे होते। अगर मैं जैसे वर्ब की बात करूं, वो इवेल्युएट बोल रहा है, इवेल्युएट बोल रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम मेंबर। अब हो क्या रहा है, अगर 10 मार्क्स का सवाल है, मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं भी इस टॉपिक में जा ही नहीं रहा कि उसके अंदर क्या चीज़ है। पहले मैंने वर्ब की आइडेंटिफिकेशन मुझे नहीं पता, किस एरियाज में मुझे उसको ब्रेक करना है कि ईच टीम मेंबर के बारे में बात करनी है। इसका मतलब अगर मैंने 2 के बारे में बात करी, 2 के बारे में बात नहीं करी, तो मैंने स्ट्रेट मार्क्स तो यहीं से लूज कर दी। दूसरा, अगेन एक ही रिक्वायरमेंट, 2 डिफरेंट वर्ब्स। इसका मतलब क्या है, इस पार्ट ए के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इफ एनी इन द एग्जिस्टिंग बोनस स्कीम। अब ये इम्प्रूवमेंट्स आप कहाँ से लेकर आएंगे, बुक के अंदर तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। आप चैप्टर 11, 12, 13 तीनों पढ़ लें जो HR वाले एरियाज हैं, उसके अंदर कोई लिस्ट थोड़ी बनी हुई कि आपके पास जो भी बिजनेस प्रॉब्लम आए आप यही सजेशन लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जब क्वेश्चन की आप सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपके पास ये वाला एलिमेंट डेवलप नहीं होगा कि आप स्ट्रेटजीज ड्राइव कर सकें, सजेशंस दे सकें, और आप प्रैक्टिकली एंगल को कंसीडर करते हुए वायबल ऑप्शंस बता सकते हैं। ये एलिमेंट हमारे पास मिस कर जाता है, जो कि जिसको मैं तीसरा एलिमेंट कहूंगा, रीजन ऑफ फेलियर। चौथा अगर मैं बात कर लूं कि क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके नहीं गया था, मैंने थ्योरेटिकली बुक से देखा, मैंने टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करी, तो टाइम मैनेजमेंट की भी वजह से मैं समझता हूं कि मैंने कुछ इजी मार्क्स इग्नोर कर दिए। अब इन चारों पैरामीटर्स में आप देखते हुए खुद ये क्वेश्चन करें कि क्या मेरा जो फेलियर था या क्या जो SPM का ट्रांजिशन था, क्या मेरा फेलियर सिर्फ सोली रिलेट करता है इस ट्रांजिशन की वजह से, या मेरे कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें मैंने फोकस ही नहीं किया। अब इन सारे एनालिसिस, इन सब चीजों की बेस पे जो हम कंक्लूड कर रहे होते हैं वो यही हो रहा होता है कि अब SPM जो है वो BMS तो नहीं है। ये चीज तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूड हो गई। अब मुझे इस SPM को कैसे तैयार करना है, मैंने ACCA नहीं किया हुआ, मुझे नहीं पता मटेरियल कहाँ से लेकर आना है, मैं कौन सी बुक्स रेफर करूँ, कौन से क्वेश्चंस को करूँ, मैं किस तरह उनको लेकर आऊँ। मेरे पास जो मटेरियल ICAP का आइडेंटिफाइड BMS में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो मैंने भी अपनी स्टडीज वगैरह यूज करके सर के साथ हमने वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जिसको हम बेंचमार्क क्वेश्चन कह सकते हैं। बेंचमार्क क्वेश्चन फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एज वेल। अब जब हम लोग क्लास के अंदर ये सारा रिसर्च वर्क करके एक की क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का टाइम कम से कम लग के प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब इस तरह नहीं किया हुआ कि मेरे पास, अब बात करूं तो मेरे पास APM का पूरा क्वेश्चन बैंक मौजूद है, SBL के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। आप बोलेंगे तो सवाल है आपके पास 100-200 सवाल तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास उतना ही टाइम देना है, मिनिमम टाइम देते हुए कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साइमल्टेनियसली मैनेज करूं। तो उसके लिए क्या है कि हमने ये बेंचमार्क क्वेश्चंस को जो मेरे पास इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं उससे लिंक करके आइडेंटिफाई किया, जो भी एक्सेल फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा भी। और हमने ये डिसाइड किया कि हम क्लास के अंदर एटलीस्ट ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे होगा क्या, जिससे स्टूडेंट्स की स्किल्स डेवलप होंगी। कौन कौन सी? ड्राफ्टिंग स्किल, एनालिसिस स्किल, क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन स्किल, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह आप डील करते हैं, ये आपकी स्किल आएगी। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी मैं इसको कह सकता हूँ। अब इन सारी चीजों से हो क्या रहा है कि SPM पे अब फोकस करने की जरूरत है, जो कि BMS से डिफरेंट है। अब SPM सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा मेरी बुकिश नॉलेज पे या मेरी बुक की हद तक, जब तक मैं थ्योरेटिकल मॉडल्स पे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करूंगा प्रैक्टिकल एंगल्स की, मैं इस पेपर को इजीली क्रैक नहीं कर सकता। अब इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट कहाँ से ओरिजिनेट होती है कि अब सारी एफर्ट, हमने सारी चीजें कर ली, हमने सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन अब हम लाइव क्लास में गए तो अब लाइव क्लास में स्टूडेंट ही मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का माइंडसेट SPM को लेके वही है पुराना, BMS है, आखिरी महीने में देखूंगा, कवर कर लूंगा, बहुत क्लासेस भी इंपॉर्टेंट। कंपाइल हो गई। अब एक महीने के अंदर स्किल्स डेवलप नहीं होती। आप खुद नोटिस करेंगे, मैंने भी अपनी स्टडीज में नोटिस किया है, आपने एक सवाल प्रैक्टिकली सॉल्व किया, आप देखेंगे उसमें आपकी परफॉर्मेंस इतनी वर्स्ट होगी, आप जब उसको आंसर से कंपेयर करेंगे
आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, वो क्या लिख रहा है। लेकिन जब आप 25th 26 क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे तब आप कंपेयर करिए अपने पहले क्वेश्चन से, सेल्फ असेसमेंट करके आप देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो गया कुछ चीजें तो मेरे पास इनहेरेंट हो गई हैं प्रैक्टिस कर करके। क्या मुझे एटलीस्ट ये तो पता चल गया है कि रिक्वायरमेंट को किस तरह रीड करना है, सवाल को किस तरह क्रैक करना है, इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, प्रैक्टिकली किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उसके कितने सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशंस कहाँ से, मेरा डेटा बैंक कहाँ से जमा हो रहा है, जो मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ उसमें बिजनेस प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे पता चलता है यार अच्छा ये प्रॉब्लम होती तो उसका अच्छा यार ये सोल्यूशन होता है। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा नॉलेज बैंक भी इंक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए लाइव क्लासेस का मॉडल रख के ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने खुद भी पर्सनली कंसीडर किया था कि अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे हूँ, मेरे पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं क्या एसपीएम के कोर्स को 180 आवर्स का बीएफटी के कंपैरिजन में बना दूं, सब कुछ दे दूं, एसीसीए का पूरा एसपीएल करवा दूं, एपीएम करवा दूं, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो वायबल होगा नहीं। तो हमने इस कोर्स को डिजाइन ही लाइव क्लासेस के लिए इस तरह किया हुआ है जिसमें सेलेक्टिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे कि मेरे पास मिनिमम टाइम में, अगर मैं बात करूं 100 to 110 आवर्स के अंदर मेरी प्रॉपर कवरेज हो रही हो। प्रॉपर कवरेज से मुराद क्या है कि मेरी बुक जो मेरा सोर्स मटेरियल होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरा स्टडी टेक्स्ट है, सोर्स मटेरियल मैं आपको इसमें नहीं लेके जाना चाहता कि आप एसपीएल की बुक से भी देखें, आप एपीएम से भी देखें, जहां मुझे नीड लगेगी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की है मैं वहां से लेकर आऊंगा, लेकिन आपने अपना बेंचमार्क इसी को बनाना है। मैंने पहली क्लास भी जो एसपीएम की ली थी उसके अंदर मैंने यही बोला था कि ये आपका नोट्स है, आप सारी नोटिंग हाईलाइटिंग इस पे करें, इससे फेमिलियरिटी डेवलप करें और एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखें फॉर मटेरियल। उसके बाद हो गए कि जब आपकी बुक की कवरेज होगी तो आपके पास एक कंप्लीशन स्टेटस मार्क हो रहा होगा साइमल्टेनियसली। जो सर ने प्लानर दिखाते हैं मैं उस पर भी आता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि वो आपके लिए भी किस तरह एक चेकलिस्ट बन जाएगी फॉर टैकलिंग दिस पेपर। कि अच्छा यार चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने मार्क किया हुआ अपने प्लान में टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी। मेरा टॉपिक ए हो गया, टॉपिक बी हो गया, टॉपिक सी हो गया। इसके जो क्वेश्चंस थे जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया। अब मैं सेफली क्या कह सकता हूँ कि मेरा टॉपिक कंप्लीट है नहीं है? यस मैं कह सकता हूँ चैप्टर 1 मेरे पास हो गया। चेकलिस्ट वो सिर्फ हमारी प्लानिंग के लिए नहीं, वो आपके लिए भी इस तरह यूज हो रही होती है जिसमें आपके पास चीजें उसमें यूज हो सकती है। देन अब मैं सेकंड चीज पे मूव करता हूँ। क्लासेस के अंदर फोकस हमने क्या रखा हुआ है कि मैं क्लास के अंदर क्वेश्चंस की एप्लीकेशन को मेनली डिस्कस करूँ, कि जो मेरा वीक एरिया है जिस पे मुझे फोकस करने की जरूरत है मैं उस पर ही टाइम स्पेंड करूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि भाई हम सबसे पहले, अगर मैं एक थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि ऑल दो अब बहुत सारे लोगों ने रिपीट नहीं कर रहे होंगे, कुछ कैफ से आए हुए हैं, कुछ मॉडल्स को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को तो अपग्रेड करें, जब तो उसकी एप्लीकेशन में पहुंचेंगे। तो लेक्चर में सबसे पहले हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज सारी चीजें डिस्कस होके जब हम उसका क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा यार इस मॉडल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसको किस तरह कवर करते हैं, कौन से एंगल मैं पहले मिस कर रहा था, इस इंफॉर्मेशन को मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हमारे पास चल रही होगी। तो इसलिए मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हम लाइव क्लासेस को लेके चलेंगे, अज्यूम करके कि यही हमारे पास अगर फिजिकल क्लासेस होती तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता, मैं जितना कोर्स को हैंडल लेके चलूंगा आखिरी महीने में आप उतना ही अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सकेंगे और ये कोर्स मैनेज रहेगा, क्योंकि इट इज एन स्किल दैट नीड्स टू बी डेवलप ओवर टाइम। एक महीने में, 1.5 महीने में लेक्चर को एक्यूमुलेट करके अगर आप फास्ट पेस पे देख भी रहे हैं, आप ऑल दो कवरेज कंप्लीट कर लेंगे, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन जो स्किल्स हम डेवलप करना चाह रहे हैं इस पेपर को पास करने के लिए, वो इसको बात कर लेता हूँ। देखें। हाँ अब ये एक्सेल की फाइल बनाने का जो पर्पस था वो क्या था? वो ये था कि जो स्टूडेंट एक एम्बिग्विटी में आ गया है मार्केट की कि भाई मेरे पास बीएमएस था अब एसपीएम बन गया, मुझे नहीं पता क्या चेंज कर दिया है कि अपने पेपर में मुझे आइडेंटिफाइड ही नहीं है कि उसने कोई नए टॉपिक्स डाल दिए, बिल्कुल चेंज हो गया, अब वो डर रहा है कि पेपर में जा नहीं रहा। अब ये ग्रिड बना के मुझे दोनों बुक्स को कंपेयर इसलिए ही करना पड़ा ताकि मैं ये पिक तो करूँ कि यार पेपर में चेंज आया कहाँ पे। पहला कंपैरिजन जो किया वो बुक का नॉलेज का किया, कंटेंट का, जिसमें सर ने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि क्या क्या चेंजेस आई और क्या क्या सिमिलैरिटीज 80-90% अभी भी एग्जिस्ट करती है। दूसरा कंपैरिजन किया गया लर्निंग आउटकम्स पे, कि अगर मैं सोर्स मटेरियल सेम रखता हूँ लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिफरेंट हो जाती है, तो वो टॉपिक कितना मुश्किल हो सकता है आप सोच सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी देता हूँ कि अगर मैं आपके पास शॉर्ट एनालिसिस की बात करूँ,
उसका लेवल 1 टेस्टिंग क्या है कि मैं आपको एक सिनेरियो दूं सिंपल सा, आपसे बोलूं कि यार इसके अंदर आप स्ट्रेंथ, थ्रेट्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर दें, दिस लेवल 1 टेस्टिंग। दूसरा क्या है कि मैं आपको एक सिनेरियो दूं, आपको एक कोई भी इंडस्ट्री दूं, कोई भी कंपनी दूं, आपको बताऊं कि यार उसके ये हालात चल रहे हैं, अब आप एनालाइज करें कंपनी की पोजीशन को। जब कंपनी की पोजीशन की बात करते हैं एनालिसिस की, इंटरनल एनालिसिस होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि यार अच्छा कंपनी में ये स्ट्रेंथ थी, ये वीकनेसेस थी, उसको कोरोबरेट किया मैंने मार्केट से और मैंने एक सजेशन दे दिया। अब इसी को मैं थर्ड लेवल पे लेके चले जाऊँ लर्निंग आउटकम से, तो मैं आपको ये मॉडल भी नहीं दूँ, मैं आपको बोलूंगा यार कंपनी के मेरे हालात ये चल रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली होता है, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। सिंपल से मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ। अब आपको वहाँ सॉर्ट भी यूज करना पड़ सकता है, पेस्टल भी यूज करना पड़ सकता है, मार्केट कंपटीशन को पोर्ट्रेट के थ्रू भी एनालाइज करना पड़ सकता है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल दैट कैन गो विद द सेम कंटेंट। अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि मेरे पास कंटेंट अगर वो ही मौजूद है लेकिन लर्निंग आउटकम्स चेंज कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन डिफर कर रहा हूँ, तो मेरा उसकी डिफिकल्टी लेवल कहाँ जा सकता है और मुझे उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए किस तरह ज़रूरत है। तो सारा क्रैकडाउन इसलिए था कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, पहले जो पेपर में रिक्वायरमेंट आती थी वो अब किस तरह इवॉल्व हो रही है, जो क्वेश्चन वर्ब होता है वो भी क्या सिग्निफिकेंस रखता है। अब लोग देखते हैं कि डिस्कस उसमें बोला हुआ है, ऊपर वाले सवाल में देखो इवेल्युएट बोला हुआ है, अगर मैं इन दोनों का आंसर सेम पैटर्न पे थोड़ी लिख सकता। इवैल्यूएशन के पीछे एग्जामिनर को पता है और मुझे अगर वर्ड की नॉलेज है, मुझे पता है इवैल्यूएशन इज आप प्रॉस कॉन्स इवैल्यूएट करके आप डिसीजन पे पहुंचे। आप बताएं कि आपने क्या एनालिसिस किया, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं और क्या आपका डिसीजन है। अगर मैं इवैल्यूएट के वर्क को यहाँ हटा के चेंज कर दूं, डिस्कस कर दूं, एनालाइज कर दूं, क्रिटिकली एनालाइज कर दूं, उससे आपकी क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग पूरी चेंज हो जाती है। लेकिन हमने कभी इस एंगल से फोकस किया इसलिए नहीं क्योंकि पेपर में पहले उस तरह की डिमांड थी भी नहीं। एसीसी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनकी कुछ वर्कशॉप तो सिर्फ वर्ड्स को एक्सप्लेन करने पे होती है कि किसी भी वर्ड की इम्प्लीकेशन क्या है। किसी भी सवाल को स्टार्ट करने के लिए आप माइंडसेट तो समझे एग्जामिनर का कि वो पूछना क्या चाह रहा है चीज़ों को। तो ये वर्ब की सिग्निफिकेंस आप देखेंगे ज्यादातर वो इवेल्युएशन पे, रिकमेंडेशन पे, इस मॉडल पे जा रहा है जो कि आपका प्रैक्टिकल लाइफ से क्लोज होता है। इसी तरह आप जब MSA2 में इंशाल्लाह जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि भाई आपकी जो SPM की नॉलेज जो आपने यहाँ प्रिपेयर की होगी ना ड्राफ्टिंग स्किल, वो आपके MSA2 में आप देखेंगे इंशाल्लाह कितनी हेल्प करेगी, क्योंकि आप वहाँ जाके बहुत बड़ा ट्रांजिशन गैप नहीं होगा कि जो पहले BMS और MSA2 में होता था। वो स्किल्स आपकी ओवर टाइम कैरी होगी, जो आपकी डेवलप होगी, MSA2 में भी आपको हेल्प करेगी। तो बेसिकली यही हमारा थोड़ा सा प्लान था, जो चेंजेस थी, जो रीजन ऑफ फेलियर थे, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। पहले इंट्रो की क्लास में भी हमने इसको और डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ था, बिल्कुल टॉपिक वाइज कंपैरिजन वगैरह, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि यार पोस्ट रिजल्ट में एक चीज़ ये बता दूं कि जो इसमें रीजन ऑफ फेलियर है, जो इसके अंदर एक मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि SPM आ गया, ऐसा क्या चेंज हो गया, वो मैं जितना क्लियर कर सकूं और हम क्लासेस में किस तरह सपोर्ट कर रहे होंगे कंसीडरिंग कि हम स्टूडेंट का कम से कम टाइम लेके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समराइज होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई SPM से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, अभी रिसेंट पेपर में एग्जामिनर कमेंट्स ऑल्दो नहीं आए, लेकिन अगर आप पास कमेंट्स को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और जो मैंने रीजंस आपको बताया वो देखेंगे तो मोरलेस बातें वही। किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, इसमें एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा। देखें यार, ये बात आप समझें, हमारे लिए भी बड़ा आसान है यार कि अपनी मर्जी से जब दिल चाह रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया लेक्चर, सही है ना। और लाइव में मुझे पता है डिसिप्लिन की जरूरत होती है, तो डिसिप्लिन हमें भी इंश्योर करना पड़ेगा और आपको भी इंश्योर करना पड़ेगा। मगर ये सर ने जो बात की ना, बहुत ही जरूरी है कि देखें, अगर जितना आप लाइव में आएंगे उतना आपका जहन खुलेगा। ऐसा ही है ना मेरे ख्याल से कि हम लाइव में आएंगे तो हम फिर सोचेंगे भी, और गलतियां जो होंगी वो आइडेंटिफाई भी हो जाएंगी। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारी। अच्छा, एक और बात मैं देखिए, मैं बताऊँ सर, मेरी क्लाइंट होता है और ये होता है, देखें हमारी क्लासेस का टाइम ना इंशाल्लाह आपके ऑफिस से क्लैश नहीं करेगा। हम सैटरडे संडे को क्लासेस रखेंगे और एक क्लास मेरी जो होगी ना वो बीच में वीकडे पे भी हुआ करेगी, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली वो 8 बजे हुआ करेगी रात के। तो 8 बजे का मतलब है कि हम सब मोस्ट प्रॉब्ली अक्सर लोग फारिग हो जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ साथ करेंगे उससे दो फायदे होंगे। एक फायदा जो ये होगा कि आपका कोई पेंडिंग लेक्चर ही नहीं होगा, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी कि मैंने लेक्चर कवर नहीं कर। देखिए ये इतना रिसर्च आपके लिए हो रहा है ना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, चल रहा है रिसर्च, और बहुत सारा रिसर्च तो आपको दिखा भी दिया है, और बहुत सारा अभी हमारा बैकएंड में चल भी रहा है। तो ये एक तो आपका मतलब जिसे कहते हैं ना कि कवरेज अच्छी हो जाएगी। दूसरा ये कि कोई अगर क्वेरी है, कोई थॉट प्रोसेस है, तो वो भी आपको फौरन देन एंड देयर आपको जो है वो सामने सामने नजर आ रहा होगा। तो आप बात समझ रहे हैं। तो ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी इल्तिजा है। बाकी सर एक काम आप और कर दें सर, ये जो पूछने का स्टाइल इसका चेंज हुआ है जून 22 और दिसंबर 21 में,
तो जैसे क्वेश्चन वाइज हमने किया हुआ है ना ऑलरेडी एनालिसिस, आपने एक बहुत अच्छा डिटेल से एनालिसिस किया हुआ है, क्या हम इस पे कुछ बात कर सकते हैं? फर्दर इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ। अब तो उसके जैसे लिए मैं चीज ये करता हूँ एक कि एक मैं आध सवाल हमने कॉमन ग्रिड यहाँ की पे बात कर लेता हूँ। एग्जैक्टली कॉमन ग्रिड में, कि पहले वो ग्रिड में क्या पूछ रहा था, अब उसने उसी ग्रिड में से कैसे पूछा, तो एक हमें हमारी ऑडियंस को और आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये बात वैलिड है। देखें, अब हो सकता है आगे जाके ना, और ये हो रहा है इसी से, में कोई नई बात नहीं है, कि वो मॉडल भी आपसे बोलेगा, आप आइडेंटिफाई करें। जैसे यहाँ पे मैकग्रेगर वगैरह की बातें कर रहे हैं, जरूरी नहीं है अभी, और जो आगे जाएगा तो ये जैसे इसी में होता है, वो आपको मॉडल नहीं बताएगा, मॉडल आपने ढूंढना है। स्वॉट लग रहा है, पेस्टल लग रहा है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंटरनल एनालिसिस की बात आ रही है तो स्वॉट लगा लो, एक्सटर्नल एनालिसिस की बात आ रही है तो पेस्टल लगा लो, पोर्टर डायमंड लगा लो। और इसमें मैंने डिटेल में इंशाल्लाह बात, मतलब आप लोग जब रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे, एक आध लेक्चर हमने किया हुआ भी है, तो उसमें मैंने बात की थी कि इंडस्ट्री एनालिसिस होगा तो पोर्टर लगेगा, पोर्टर 5 फोर्सेज लगेगा, अगर इंटरनल एनालिसिस तो ये लगेगा, अगर बिल्कुल एक्सटर्नल एनालिसिस तो पेस्टल लगेगा। तो आपको ना हर मॉडल के पीछे थीम पता होनी चाहिए, कौन सा मॉडल कब लगेगा, जो कि बात है कि शायद हम आगे जाके जो है उसको नहीं वो कर सकेंगे, मतलब अगर अगर हम नहीं गैप रैप कर सकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी सर, इसको थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस कर लें, फिर हम लोग के सवालों पे आते हैं। अब अगर आप ये कंपैरिजन देखेंगे कि मैं मार्केटिंग वाले एरिया पे लेट से फोकस करता हूँ, अगर अब अगर मैं दिसंबर 2021 के पेपर की बात करूँ जो बीएमएस का लास्ट था, उसने स्टार्ट किस तरह किया, बाय यूजिंग 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसने आपको डायरेक्शन दे दी, उसने क्या बोला, एक्सप्लेन कर दें एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। देन ये उसने थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाया कि आप इवेल्युएट करें, अब मैनेजमेंट का डिसीजन कंटिन्यू करना एग्जिस्टिंग मार्केटिंग में फॉर हाई एंड कस्टमर कैसा है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पेटेंट। ये वाला जो इसका पार्ट था ये कोरोबरेट करता है एसपीएम से कुछ हद तक, लेकिन इसने यहाँ जो आपको 6 मार्क्स देती है, जो रिकमेंडेशन आपसे पूछी इस चीज से लिंक करते हुए, यहाँ पर बस इजी मार्क्स मौजूद थे। अब यहाँ से भी फ्लेवर था कि भाई हम इस मॉडल पे जा रहे हैं, लेकिन आप स्टार्ट देखें कहाँ से हुआ हुआ है, बाय यूजिंग फोल्डिंग मिक्स। अब अगर मैं अपने पास यहाँ पे आता हूँ और मैं किसी मार्केटिंग वाले क्वेश्चन को ही आइडेंटिफाई करता हूँ जो कि ग्रेड सी में है, अब यहाँ उसने सिंपल बोला हुआ कि आप प्रोवाइड करें all 4% पैकेज ऑप्शन पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू होटल व्हीकल टाइप एंड हाईलाइट द गैप्स इन द मार्केट। अब ये सवाल है अभी भी मार्केटिंग का, लेकिन इसको पूछने से एक बंदे की जब तक कैपेबिलिटी नहीं है ना कि उसको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की, या उसको प्रैक्टिकल एंगल नहीं पता, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि ये मार्केटिंग की ही ग्रिड से आया हुआ। लेकिन देखें पिक कहीं नहीं हो रहा, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग की कहीं बात नहीं की हुई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी वैसे नहीं पूछा हुआ। लेकिन अगर आप सवाल को पढ़ेंगे, आपकी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो मार्केटिंग गैप में मार्केट एनालिसिस ही पूछ रहा है। तो जो आपको पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जो आपको पॉसिबल व्हीकल टाइप के हाईलाइट्स वगैरह रहते हैं, तो मार्केट्स में गैप्स क्या मौजूद है, आपको अपने पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उसी का आगे नीचे यहाँ उसने आपको लिंक करके पॉसिबल पोर्टर्स कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी से लिंक कर दिया। एक चीज और मजे की मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, सवाल एक ही है, ग्रिड सी भी शामिल है, ग्रिड ए भी शामिल है, फिर ग्रिड सी है। यहाँ पे क्या था, पूरा प्योर सवाल मार्केटिंग एरिया से ही रिलेटेड था। क्यों में पिक करके टेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी। प्रैक्टिकली क्या होता है कि भाई ग्रिड ए सी वगैरह कुछ नहीं है, बिजनेस प्रॉब्लम है, ग्रिड सी लगाएं, ग्रिड ए लगाएं, आप ग्रिड सी करें, मार्केटिंग भी करें, साथ साथ पोर्टर का एनालिसिस भी करें। आप मुझे सिंपल सा प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके बता दें और उसकी रिकमेंडेशन बता दें आप किस तरह करेंगे। तो ये एक की डिफरेंस है जो दोनों एंगल्स इसमें आपको नजर भी आ रहा है कि अब अप्रोच किस तरफ जा रही है। अगर अभी भी इसमें कुछ किसी का क्वेश्चन है कि इस पे में कोई स्पेसिफिक सवाल डिस्कस करना है, देन मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, आप चैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अच्छा, ये सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें तो हम एक पेज पे हैं। आईकैप के स्टडी टेक्स्ट के एंड में ना कुछ सवाल दिए हुए हैं सर, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। तो उनमें से क्या कहते हैं, हम सारे कर सकते हैं, रेलेवेंट है या नहीं है, ये सवाल है। सर देखिए असल में वो सवाल तो आपके पास बैक एंड मटेरियल तो होगा। लेट्स से बिल्कुल, अगर मैं मेरे भी ये क्लास के थॉट है। अंदर एक सवाल करवा रहा हूँ, अगर मैंने कोई एक लेट्स से स्टेक होल्डर एनालिसिस में मैंने सवाल करवाया, जी बेंडलोस मैट्रिक्स में मैंने, वो तो मेरा क्लास क्वेश्चन है, उसमें तो जो जो पॉइंट्स मुझे सिखाने थे वो मैंने सिखा दिए। अब अगर स्टूडेंट अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करेगा तो वो मटेरियल भी तो होगा उसके पास, तो वो मटेरियल आप वहां से भी यूज कर सकते हैं कि अगर उसने एक स्टडी टेक्स्ट के अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं, किसी पर्पज से रखी हुई है, अगर मुझे नीड होगी कि कोई क्वेश्चन उसके अंदर इस तरह डिफिकल्ट है जो क्लास क्वेश्चन की रेलिवेंस रखता है, तो हम उसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सोर्स मटेरियल बैकएंड पे आपकी प्रैक्टिस के लिए जितना होगा वो ऑब्वियसली वहां से यूज होगा, वो सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं।
बिल्कुल, मेरी भी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी, मैं अपने एरिया की कुछ चीज़ें देख रहा था, तो देखें वो रेलेवेंट तो है, मगर ये बात वैलिड है कि हम अगर वही सारा कुछ करा देंगे ना तो फिर वो वैल्यू एडिशन नहीं होगी। तो हमारा जो फोकस होगा वो हम उन एरिया से बात करेंगे जहाँ पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो। जैसे आप एसीसी का एसबीएल है, उस पर आपको काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप खुद रिसर्च करने जाओगे, ठीक है। एपीएम पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप खुद रिसर्च करने जाओगे। तो जो रेडी कंटेंट अवेलेबल है वो तो आप देखो, उसका सोल्यूशन भी आईकैप ने दे दिया है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा हम समझते हैं और होना चाहिए और जो दुनिया दूसरी बॉडीज में हो रहा है, उस वो हम जो है अपने सेशंस में ऐड कर देंगे। अच्छा, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट फॉलो की जाएगी या हमारी हमारी यार किताब इस टाइम में आनी बहुत मुश्किल है, और उसकी वजह ये भी है कि मेरी पर्सनली जो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी की बड़ी डिटेल किताब है, सही है ना, और एमएससीडू की किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह बस रेडी होने वाली है। अभी हमने एक टीजर भी उसका रिलीज किया और इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। एफपीएम चूंकि ओपन बुक नहीं है तो अभी हमारी प्रायोरिटी में नहीं है फिलहाल, मगर मेरे ख्याल से लॉन्ग वे इंशाल्लाह एक दो अटेम्प्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसकी भी एक किताब जो है वो आपको बना दी जाए इंशाल्लाह, ठीक है। मगर अभी फिलहाल इस अटेम्प्ट में तो मैं कहूँगा आप समझ लें कि किताब आना बहुत मुश्किल है। आरके का सवाल है, इन दिस क्वेश्चन पोर्टर आई स्पेंड 15 to 20 मिनट्स फॉर जस्ट थिंकिंग हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू आंसर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये कह रहे हैं जी, ये जो सवाल था ना इस पोर्टर का, इनमें इनको प्रॉब्लम ये हुई है कि समझ ही नहीं आया कि इसको स्टार्ट कैसे करना है और रिक्वायरमेंट को कैसे जो है वो आंसर करना है, और 15 से 20 मिनट इनके ज़ाया हुए सवाल में। इस पे क्या सर फीडबैक? अगेन मैं वही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब मैंने इस तरह से प्रैक्टिस ही नहीं करी ना, मैंने कभी चीज़ों को कंबाइनली करके प्रैक्टिस नहीं किया कि मेरे पास होलिस्टिक पिक्चर आए, मेरे पास क्या, मुझे अगर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना है तो उसमें मैं मार्केटिंग इनपुट किस तरह डालूं और मैं बिजनेस सोल्यूशंस कैसे लेकर आऊँ। हुआ क्या, पेपर में जब मैं गया मुझे अलग अलग चीज़ें याद थी। मुझे पोर्टर का जो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी से अलग पता था, मार्केटिंग के अंदर 6 या 7 चीज़ मार्केटिंग होते हैं मुझे अलग अलग पता था। लेकिन जब मैंने उस तरह का सवाल ही नहीं किया कि उसको अप्लाई किस तरह करना है, कंबाइन किस तरह पूछ सकता है, तो मैं स्ट्रगल करूंगा पेपर में। इससे यही चीज़ हाईलाइट हो रही है ना कि अगर बैक एंड नॉलेज भी मौजूद है लेकिन अगर आपकी रेलिवेंट प्रैक्टिस नहीं है, रेलिवेंट प्रैक्टिस से मुराद क्या, अगर आप केस स्टडी स्टाइल पेपर करते हैं, क्वेश्चन जितना आप करते जाते हैं आपको चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करना शुरू कर देते हैं, आपके एनालिसिस इंप्रूव होता है, आपकी लिंकेज इंप्रूव होती है। जो मैंने शुरू में हाईलाइट किया था ना, एसीसीए का जो एसपीएल वगैरह का मॉडल है, वहाँ आपका फोकस बुक पे होता ही नहीं इतना ज़्यादा। अब आप देखेंगे, अगर ये मैं सवाल इसी को मैं एग्जांपल ले लूँ, पोर्टर वाला जो सवाल है, अब ये एक नॉर्मल एक बिजनेस केस प्रॉब्लम होगी। अब इस पे आपने जब एनालाइज करना है, अगर आपकी इस तरह के सवाल आपने पहले भी किए हुए होते तो आप एटलीस्ट इसको कॉम्प्रीहेंड करने में अगर 20 मिनट्स लगाए, आप 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में इसको क्रैक कर लेते हैं। अगेन यहाँ से भी आपकी वही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि जो प्रैक्टिस, जो उसका एलिमेंट है, जो अब बीएमएस से एसपीएम में आगे बढ़ गया है, वो मिसिंग कर रहा है, वो लैग कर रहा है। यही मेरी नज़र में एक मेन रीज़न है जिस वजह से पेपर में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर में वो इस तरह के और मिक्स वाले सवाल पूछता है जिसमें ग्रिड्स को भी कंबाइन करना शुरू कर दे, देन हम थोड़ा सा टफ टाइम फेस करेंगे अगर हमने उस तरह पहले से प्रिपेयर नहीं किया। एग्रीड, एग्रीड। प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी क्योंकि रीडिंग तो हर बंदा कर रहा है और कर भी, इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है रीडिंग करने में, मगर जो इशू है वो ये है कि हमें रेलिवेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारा पेपर जो है वो निकल जाए इंशाल्लाह। और कोई सवाल है किसी का जी, पूछें प्लीज। रोबोस प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देखें, एक इनफ इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, ये भी ना हो ना कि आपको लगे कि आप सीफैप 3 पढ़े जा रहे हो, जैसे बीएफडी में होता है कि आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मगर ये भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही ना कराई जाए प्रैक्टिस, मगर जरूरी है। और उसके लिए जैसे बात हो रही है कि एक हमारे पास कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है और कुछ कंटेंट में हमारा काम चल भी रहा है। जी जी, कोई सवाल है पूछे प्लीज। The question covered in the class of practice would be sufficient enough, and do we need to do other questions as well, which Reep said are not benchmark one, or will they be provide separately for self practice? सवाल ये आया जी, क्या हम हमारा प्रैक्टिस मटेरियल इनफ होगा बच्चे के लिए, या बच्चे को और भी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके अलावा, और ये हम उसको बता रहे होंगे कि ये बेंचमार्क सवाल है और ये बेंचमार्क सवाल नहीं है, इसको आप कर लो, इसको नहीं करो। तो इसमें लेकिन जो मैं क्लास में आंसर हमारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, सही है सर, आप करते हैं, नहीं मैं नहीं, आप करें कंटिन्यू करें करता हूँ। करें आंसर करें, कोई इशू नहीं, पहले आप आंसर करते हैं फिर बताता अच्छा, जो क्लास में जो हम क्वेश्चन पिक कर रहे होंगे, देखिए मेरे पास अगर किसी भी टॉपिक के लिए 5 सवाल अवेलेबल है, बिल्कुल, मुझे जहन में टाइम कंस्ट्रेंट भी रखनी है। अगर मैं एग्जैक्टली, इसमें सारे सवाल क्लास में करवा दूँ, मैं इसको 1.5 से घंटे तक लेके चले आऊँ, तो लोग बोलेंगे इतना टाइम हमारा एसपीएम पे लग एक्सटेंसिव रहा है, कर दिया, क्लासेस बिल्कुल, पे बाकी सब्जेक्ट कैसे करें। एग्जैक्टली, तो मैं उस 5 में से जो पिक करूंगा क्लास के लिए, वो मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिसमें मेरी टेस्टिंग लेवल बहुत अप्रोप्रिएट हो, जो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन हो, तो वही बेंचमार्क क्वेश्चन हो। एग्जैक्टली, इसका परफेक्ट, मतलब क्लासेस के क्वेश्चंस तो इग्नोर हो ही नहीं सकते, लेकिन क्लास में तो मैं हेल्प आउट करके सवाल को क्रैक करवा रहा हूँ ना।
आपको तो अपनी स्किल्स वैसे भी डेवलप करनी है कि आप, अगर आपने एक सवाल देख लिया, आपने रेलिवेंट पॉइंट सीख लिए क्लास के थ्रू, अब आप खुद उस टॉपिक को लेके बैठ रहे हैं, अब आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो वो जो मटेरियल है उसकी जितनी कंपाइलेशन हमारे एंड पे पॉसिबल होगी वो हम बिल्कुल करेंगे, आपके साथ वो चीज शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन क्लास में उन सब चीजों को डिस्कस करना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं एक है। काम करें ना, इसमें लेकिन उनको सोर्स दिखा भी दें, मटेरियल, बिल्कुल हमारा प्लानर दिखाएं जरा एक मिनट ऊपर ऊपर से इनको जरा, तो एक आइडिया भी हो जाएगा। जो नहीं उससे पहले वाली शीट है हमारी एक्सेल की जिस पर मैं मतलब इससे, हाँ ये तो देखें, इसमें अगर आप प्लानर देखेंगे ना सर का, तो ये मैंने भी शेयर किया था आपसे, आपको याद होगा अपनी स्क्रीन पे। तो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर ऊपर हेडिंग भी आ रही है, थोड़ा फ्री स्पेन कर दें सर इसमें ऊपर ना, तो एक आइडिया हो जाएगा कि ऊपर हेडिंग्स क्या है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेडिंग है और एक्सपेक्टेड आवर्स की हेडिंग है, तो ये एक हमने इंटरनल ना अपनी आसानी के लिए बनाया हुआ है ना, ठीक है। एंड आई थिंक आप इसको जो है वो, मतलब ये अभी ड्राफ्ट स्टेज है, मतलब आप ये नहीं समझे कि हमने बिल्कुल फाइनल कर दिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मतलब हमारा वो है कि हमने हर टॉपिक की मुनासिबत से ना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके रख लिए। अब जैसे सर बता रहे हैं सर ने 5 आइडेंटिफाई किए और हमने 2 कराए या 3 कराए, तो बाकी ये 2 या 3 हम आपको कह सकते हैं कि यार अब आप जरा ना सेफली इसको खुद से देख लो, और नीचे थोड़ा सा आप करते जाएं सर, ताकि एक आइडिया भी हो जाए कि हमने नीचे तक चैप्टर नंबर 20 तक जो है ना वो देखें, अगर देखेंगे ना आप, तो पूरा एक अल्हम्दुलिल्लाह प्लान बनाया हुआ है कि जी हम क्या क्या कितने कितने सवाल जो है हर किसी को करा देंगे। एक ऑब्वियसली 100% एक्यूरेसी तो नहीं, मगर एक मैं समझता हूँ 90-95% एक एक्यूरेसी लेवल पे डीप डाइव काम हुआ है। तो इंशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको कहता कि देखें एक रिसर्च इसके लिए दरकार थी, जो कि हम कर रहे थे काफी टाइम से, इसीलिए हम लॉन्च इसलिए नहीं कर रहे थे जल्दबाजी में, हमने कहा नहीं यार बेकार है, पहले आप रिसर्च करें, टॉप ग्रिप लें इस सब्जेक्ट की और फिर हम लॉन्च करें। तो इस तरह से जो है वो इंशाल्लाह सिनेरियो होगा, और कुछ जिनका 1-2 पेपर है एसपीएम या वो उन कोर्स से तो गुजारिश होगी कि यार वो तो फिर एक्स्ट्रा और भी कोई मटेरियल है तो वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मिनिमम कम से कम वो क्लास वर्क जरूर करें जैसे सर ने कहा, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि आपको खुद से भी ट्राई करनी चाहिए, ताकि आपका खुद का भी स्किल डेवलप हो और पेपर में आपको आसानी। जी, और कोई सवाल किसी का? पूछें पूछें, कोई मसला नहीं है। क्या पूछ रहे हैं जी? कोई सवाल आया? जी देखें, हाँ कोर्स इंशाल्लाह पहले ख़त्म हो जाएगा, 1 महीना पहले, और जिनका एक्सेस वो है वो एक्सेस बरकरार रहेगा उनका पेपर तक, जो भी जून 23 अटैम्प्ट होगी। और बस जो इल्तिजा की गई है आपसे यार, वो यही है कि यार काइंडली 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 प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें कि आप लाइव क्लासेस में आएँ। सही है, देखिए हमारे लिए आसान है ना, लाइव में तो हमारे लिए भी मसला है कि टाइम आपको कमिट कर दिया तो उस टाइम पे क्लास लेनी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम कहें कि हाँ यार कभी भी रिकॉर्ड करके डाल दिया। और देखिए इंटरेक्टिव सेशन होते हैं ना, तो उसका अपना एक मजा होता है, आपको भी मजा आएगा, दिमाग खुलेगा, और हमें भी जाहिर सी बात है एक अच्छी जिसे कहते हैं ना कि एक ऑडियंस मिलेगी, तो फिर हमें भी जो है वो एक रिस्पॉन्ड करने में मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ठीक है, लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोगों को अपनी फिक्र है। क्योंकि मसला ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसा देखने में आया कि टीचर को फिक्र ज्यादा होती है और स्टूडेंट को कोई फिक्र नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली बीएफडी में भी कभी ऐसा हम देख रहे होते हैं, आपने शायद नोट किया होगा, मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ कुछ स्टूडेंट से कि भाई आप लोग इतना टाइम मिलता है कवर करने का, क्यों लास्ट मंथ पे ट्रैक करते हो। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते कि एसपीएम में, और एसपीएम तो पेपर भी ऐसा ही है ना, तो इसमें स्किल डेवलप करना है आपने, जो ऑब्वियसली नहीं था। क्लास की शेड्यूल टाइमिंग में बता देता हूँ आपको जी। इंशाल्लाह क्लास के 3 क्लासेस हुआ करेंगी हफ्ते में, ठीक है जी, और 2 क्लासेस में सर की हुआ करेंगी, एक क्लास मेरी हुआ करेगी, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरी 2 हो जाए, सर की 1 हो जाए। हमारी एक वीकडे में क्लास हुआ करेगी, वो सॉली मेरी 8 बजे के करीब ऑलमोस्ट, ठीक है, डे हम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। और 2 क्लास हमारी सैटरडे संडे को दिन में किसी जो हम टाइम डिसाइड कर लेंगे वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। कल क्लास है, कल हमारी सर कितने बजे हमने क्लास रखी है? कल 6 बजे रखी है गालिबन ना, मेरे ख्याल से 6 से लेकर कल हमने रखी है 6 से 8 के दरमियान। और उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सर कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे, और आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो लोग नए जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए भी एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस डेप्थ में लेके जो है ना सवाल को लेके चल रहे हैं। तो जो बात होगी ना प्रैक्टिस की, अच्छा वो डायरेक्ट सवाल नहीं कराएंगे सर, एक्चुअली वो ना ऑलरेडी एक हम टॉपिक शुरू कर चुके हैं नॉर्मल सेशन में, उसकी एक क्लास हो चुकी है सर की स्ट्रेटजी, तो अब उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। मगर जिन लोगों ने री अटेम्प्ट कर रहे हैं जो लोग, तो एक उनको आइडिया हो जाएगा, बाकी लोगों को हम आप जो उसका पोर्टल का लिंक शेयर कर देंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार पोर्टल से कि सर किस पे बात करने जाएंगे। तो कल का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट है, कल 6 बजे होगी, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं और सर डिसाइड कर लेंगे टाइम टेबल, तो आपको कल ही सर अरीब जो है टाइम टेबल फाइनल बता देंगे कि हमारा क्या होगा। मगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेंडली टाइम टेबल होगा, और आप लोगों से इल्तिजा होगी कि यार आप आएँ, पार्टिसिपेट करें, और जितना अपने आप देखिए, आप अपने अपनी आसानी के लिए करें। देखिए मैंने जैसे कहा ना कि आपका इसमें बहुत फ़ायदा है कि जिसे आप फौरन और जो वीकनेसेस हैं आपको आइडेंटिफाई होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी,
और इसमें बहुत रूम और इम्प्रूवमेंट है। आई के भी इम्प्रूव कर रहा है और आपको तो ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें मिसाल के तौर पर किसी बंदे के मार्क्स अगर अभी 40 हैं, मेरे हिसाब से 40 नहीं है, 35 या 30 है, क्योंकि अगर आई के अपने आप को इम्प्रूव करेगा, जो कि कर रहा है और करेगा, तो आपके 40 मार्क्स डिस्काउंट हो जाएंगे यार, ये 35-32 पे चले जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी अब जो है ना वो 50 की नहीं होनी चाहिए, अब तो 60 की होनी चाहिए। जैसे हमारे 22 में पेपर है, अगर उसने लेवल बढ़ा दिया, जो कि वो बढ़ा सकता है और बढ़ा दूसरी बॉडीज को फॉलो भी कर रहा है, तो आप एक सेफ लेवल पे होने चाहिए। क्या कहते हैं? ठीक है जी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 5-11 हो गए। कोई सवाल तो पूछ लें। आज हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आज हमने सोचा कि इसी पे फोकस करें और आपको जो है वो इसमें गाइड कर सकें। एंड जैसे सर ने बात की कि हमें अल्टीमेटली इस पे पहुंचना है कि मॉडल हम खुद आइडेंटिफाई कर सकें। पहले तो मॉडल हम समझेंगे, फिर मॉडल के हिसाब से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, मगर अल्टीमेटली हमें यहाँ पहुंचना है कि हम खुद इतने काबिल हो जाए कि हम पढ़ें सिनेरियो और उसमें फिर आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें रेलिवेंट मॉडल कौन कौन सा लगेगा। चलें यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टुमारो इंशाल्लाह कल 7 बजे 6 बजे जो है सेशन है, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यार मतलब जैसे कहते हैं ना कि मिस नहीं करिएगा। 6 PM पे है और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग रजिस्टर होंगे उनके अभी डेमोज भी अवेलेबल हैं, आप डेमोज लें, सुकून से देखें, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है हमारी कि आप कहेंगे नहीं यार, मतलब आप सुकून से डेमो लें। क्वेरीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर नोट कर लें, सर अरीब अवेलेबल है। अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेरी होगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, इस पे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। नोट्स वगैरह हम उस पर शेयर करते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो पुराने नोट्स हैं वो भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, मगर कोशिश करें कि यार इस टॉपिक देखें, एक लास्ट बात मैं कहूँगा, सब्जेक्ट का इंसाफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको वो ना एक मतलब वर्ड होता है उर्दू में, पता नहीं यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सौतेला सलूक नहीं करना इसके साथ ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखा गया है BFD को लोग दे देते हैं रिस्पेक्ट, FFR को रिस्पेक्ट दे देते हैं लोग, ऑडिट को भी दे देते हैं रिस्पेक्ट, मगर FPM जैसे पेपर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली। टैक्स को भी दे देते हैं, मैंने देखा है। तो ये आई थिंक जो लोग रीअटेम्प्ट कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और ये आपके फायदे में, क्योंकि आपको ये आगे जाके मैंने बताया ना MSA2 में कनेक्ट करेगा, MSA2 में टकरा होने वाले हैं आपको। तो अच्छा है आप अभी कर लें यार, ताकि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है आपको पता है पढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। सही है ना? ठीक है, चले यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, तो हमें याद रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना कि कैसा रहा सेशन आज का। और कल मैं चाहूँगा कि आप सर अरीब की क्लास में, मेरी क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली शायद वेडनेसडे या थर्सडे को होगी, मैं कंफर्म कर दूंगा टाइम टेबल कल, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर अरीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी स्लाइड्स एंड जैसे कहते हैं रिसर्च वर्क, इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, खुदा हाफिज़।